Hey everyone, let's start with the constitution part. So if you talk about this constitution, तो constitution की जो starting होती है, the constitution started with preamble. Now सवाल ये उठता है कि preamble क्या होता है, right? Now जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कल आपका एग्जाम है, लेट्स टेक एग्जांपल कि कल आपका इंग्लिश का एग्जाम है और आपने एक दो चैप्टर छोड़ दिया है, राइट? एंड आपके पास क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और आपको नहीं पता उस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? हम में से बहुत सारे लोगों का आंसर ये होगा कि यार हम उसकी कहीं से समरी सुन लेंगे या हम उसकी समरी पढ़ लेंगे, राइट? देखिए, समरी पढ़ने से होगा क्या कि आपके पास उस चैप्टर में जो भी कंटेंट है, उस चैप्टर में जो भी चीजें लिखी हुई हैं, उसका एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा, राइट? अगर आप उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे जब फॉर्म हुआ था, 8 शेड्यूल थे। ना आपके पास इतनी पावर है ना मेरे पास ऑब्वियसली इतनी पावर है कि हम 395 आर्टिकल्स को लाइन बाय लाइन पास पढ़ पाए। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, राइट? तो एक कॉमन पर्सन को एक लेमन लैंग्वेज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस को या कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, उसको कैसे समझाने का काम ये प्रियम्बल करता है। इसीलिए कई लोग इस प्रियम्बल को क्रक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, कई लोग इसे समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, राइट? देखिए, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का जो आइडिया था वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सिमिलरली अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल लिखा हुआ है, प्रियम्बल में सबसे पहली लाइन ही यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नाउ इफ यू टॉक अबाउट वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या रिसेंबल करता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया सोर्स को रिसेंबल करता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले ना पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ना बी आर अम्बेडकर थे, ना ही जो 299 मेंबर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो थे। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है वो कहाँ से आता है? वो इंडिया के लोगों से आता है। इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन को उन 299 मेंबर्स ने नहीं बनाया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया था? भारत के, इंडिया के लोगों ने बनाया था, राइट? 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ आते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब कि जिस इंडिया का या जिस फ्री इंडिया की हम बात करने वाले हैं वो इंडिया दिखेगा कैसा। इट मींस वो आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन का, आने वाले इंडिया का एक डिजाइन, एक फ्रेमवर्क तैयार करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने आए थे। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पे हमने प्रियम्बल को डिजाइन किया, राइट? चलिए, अच्छा, इस प्रियम्बल के अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं, हम उन कीवर्ड्स को पढ़ते हैं। द फर्स्ट कीवर्ड विच स्टार्ट विद सॉवरेन। देखिए, सॉवरेन वर्ड हम बार बार यूज करते हैं। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन सिंपली मीन्स इंडिपेंडेंट। सॉवरेन सिंपली मीन्स इंडिपेंडेंट, राइट? इंडिपेंडेंट मतलब कि आज इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। क्योंकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है तो कोई भी दूसरी कंट्री हमें ये नहीं बता सकती, हमें ये नहीं बोल सकती कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर इंडिया में कोई भी चीज होती है या इंडिया में अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो इंडिया का इंटरनल मैटर है। किसी भी दूसरी कंट्री के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि हम हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक करें या जो हमारा डिसीजन मेकिंग पावर है उसके ऊपर क्वेश्चन करें। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वर्ड जो आप यूज करते हो दैट इज सोशलिस्ट। देखिए, ये जो तीन वर्ड्स थे ना, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये वर्ड्स जब 1949 के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड्स मेंशन नहीं थे। इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंदिरा गांधी ने स्पेशली ऐड किया था, राइट? इसकी एक कहानी है, हम उस पहले कहानी पे आते हैं। एक्चुअली जब आप प्रियम्बल को पढ़ना शुरू करते हो तो एक डिबेट उठा कि क्या प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, राइट? देयर वाज अ केस ऑफ बेरूबारी केस, बहुत फेमस केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो पार्लियामेंट के पास जो आर्टिकल 378 में, सॉरी आर्टिकल 368 में जो राइट दिया हुआ है, दैट इज राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो इस प्रियम्बल के ऊपर अप्लाई नहीं होता। क्योंकि आर्टिकल 368 डज नॉट अप्लाई टू द प्रियम्बल, इसीलिए प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता।
right? Now, if you talk about the next very important case, that is केशवानंद भारती case. केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि yes, preamble is a part of the constitution, because preamble is a part of the constitution, तो under article 368 आप इसको amend कर सकते हो, right? तो आज अगर देखा जाए तो yes, preamble is a part of the constitution, because preamble is a part of the constitution, तो इसे amend किया जा सकता है. केशवानंद भारती केस आपने देखा 1973 के अंदर आया था, एंड इसके आते ही जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परमिशन मिल गया तो 1976 के अंदर इंदिरा गांधी केम विद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हो. इस कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आपने 3 नए वर्ड जोड़े, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी. देखिए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी कांग्रेस का जो आइडिया था, और आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, एंड इसीलिए 1955 में, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, 1955 के अंदर देयर वाज अ सेशन कॉल्ड अवधि सेशन. अवधि सेशन में कांग्रेस ने खुद डिक्लेयर किया कि कांग्रेस का रेजोल्यूशन या कांग्रेस का जो पैटर्न ऑफ सोसाइटी है, कांग्रेस जिस तरीके की सोसाइटी अडॉप्ट करना चाहती है, वो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी. देखिए, इस अवधि सेशन में ये रेजोल्यूशन पास करने के 2 रीजन थे. पहला रीजन क्योंकि कांग्रेस बहुत पहले से ही सोशलिज्म की तरफ इंक्लाइंड थी. दूसरा रीजन ये था कि यहाँ पर कांग्रेस के अगेंस्ट में एक पार्टी थी विच इज कॉल्ड सोशलिस्ट पार्टी, राइट? सोशलिस्ट पार्टी की धीरे धीरे क्योंकि पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, इसीलिए उसकी पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए और रिसेंबल करने के लिए कि हम सोशलिज्म की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, कांग्रेस ने ये रेजोल्यूशन पास किया था, राइट? ना सवाल ये उठता है कि जब जिस तरीके की आप सोशलिज्म की बात करते हो, क्या ये सोशलिज्म वही सोशलिज्म है जो रशिया में आया था? नहीं. इंडिया में कई लोग बोलते हैं कि कांग्रेस का जो सोशलिज्म है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सोशलिज्म दिया था विच इज कॉल्ड फेमिनिज्म सोशलिज्म, फैबियन सोशलिज्म, और कई लोग इसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी कहते हैं. अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? What is the difference between a democratic socialism or a communist socialism? इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. Just give me a minute. इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस हो समझाने के लिए कि what is the difference between a democratic socialism and a communist socialism. देखिए, एक बहुत फनी से एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आपके घर में मम्मा ने कुछ लड्डू बनाए, ठीक है, मान लेते हैं, दोनों सेम एग्जांपल है. आपके घर में मम्मा ने कुछ लड्डू बनाए. अब उस लड्डू को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या तरीका है? ठीक है, पहला तरीका ये है कि मम्मा, अगर आप लोग लाइन में खड़े हो अपने भाइयों के साथ कि आपको लड्डू मिलेगा, तो पहला तरीका ये है कि जो मम्मा है वो इस लड्डू को खुद डिस्ट्रीब्यूट करें. ठीक है. दूसरा तरीका क्या है कि मम्मा सिर्फ यहाँ पे देखते रहें और उन्होंने एक बाउल में उस लड्डू को रख दिया और बोला कि आप लोग आओ, एक एक लड्डू उठा के लेके चले जाओ. पहले केस में क्या हो रहा है कि मम्मा क्योंकि खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हर किसी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देंगी, राइट? एक एक करके दे रही है. लेट्स सपोज कि आप यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, आप जा रहे हो लड्डू लेने, किसी ने एक लड्डू लिया, ठीक है, दूसरे वाले ने दूसरा एक लड्डू लिया, तीसरे वाले ने भी एक लड्डू लिया. यहाँ पे जो चौथा बच्चा है वो थोड़ा शरारती है. ही वाज लाइक, यार कौन देख रहा है, एक काम करता हूँ 2 लड्डू उठा लेता हूँ. जैसे ही वो 2 लड्डू उठाता है, मम्मा वहां से बेलन उठा के मारती है, एक लड्डू इधर, राइट? ये वाला जो सोशलिज्म है, दिस सोशलिज्म इज इंडियन सोशलिज्म, या फिर आप डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हो. ये वाला जो सोशलिज्म है, दिस इज कम्युनिस्ट सोशलिज्म. क्यों? एग्जांपल समझने की कोशिश करो. यहां पर जो मम्मा रिसेंबल कर रही है वो गवर्नमेंट रिसेंबल कर रही है, क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज, वो जो लड्डू का बाउल है, क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज मम्मा के कंट्रोल में है, तो वो अपने हिसाब से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट? इंडिया में we talk about the Indian socialism and democratic socialism. It simply means यहाँ पे जो resources हैं वो दोनों के लिए फ्री है. यहाँ पे resources पब्लिक के लिए भी फ्री है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी फ्री है, राइट? बट ये गवर्नमेंट, मम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं उसमें इक्वालिटी मेंटेन. और यही वो रीजन है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर, ठीक है, इवन क्योंकि रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हैं, रिसोर्सेज लोगों के हैं, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल रिसोर्सेज से बहुत पैसा अर्न करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट उनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाती है, राइट? सो दिस इज अ काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. चलिए आगे बात करते हैं. एंड जैसा मैं आपको समझा चुका हूं कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो हमने अडॉप्ट किया था, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी होंगे, यहाँ पे पब्लिक इंडिविजुअल्स भी होंगे, ठीक है. नेक्स्ट,
देखिए नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सेकुलर। सेकुलर में सेकुलरिज्म जो वर्ड था वो मेंशन नहीं था, इट वाज मेंशन लेटर ऑन थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब सेकुलरिज्म का जो वर्ड है, देखिए आज इंडिया में बहुत सारा डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा है सेकुलरिज्म को लेकर। पूरे वर्ल्ड में मोटा मोटी दो तरीके के सेकुलरिज्म एग्जिस्ट करते हैं, पहला वेस्टर्न सेकुलरिज्म, दूसरा इंडियन सेकुलरिज्म। वेस्टर्न सेकुलरिज्म ये कहता है कि स्टेट हैज नो रिलीजन। वेस्टर्न सेकुलरिज्म ये कहता है कि स्टेट हैज नो रिलीजन, इट मींस चर्च, क्योंकि उस टाइम पे चर्च ही होता था, रिलीजन और स्टेट दोनों क्योंकि अलग अलग हैं। रिलीजन लोगों का प्राइवेट अफेयर है, स्टेट सोशल की बात करता है, सोसाइटी की बात करता है। क्योंकि वो दोनों अलग अलग हैं तो कोई भी एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, वो नॉन इंटरफेरेंस की बात करते हैं। अगर आप इंडियन सेकुलरिज्म की बात करो, इंडियन सेकुलरिज्म ये कहता है कि स्टेट सेल रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। स्टेट सेल रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन का मतलब कि स्टेट अगर चाहे तो किसी रिलीजन में पॉजिटिवली इंटरफेयर कर सकता है। पॉजिटिवली इंटरफेयर करने का मतलब कि अगर उसे लगता है कि किसी रिलीजन में कुछ गलत हो रहा है तो उसको इंप्रूव करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए वो एफर्ट्स लगा सकता है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आप यहाँ पे पढ़ते हो दैट इज डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी। पूरे वर्ल्ड में दो तरीके की डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। द फर्स्ट इज योर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, द सेकंड इज रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आप इंडिया में देखते हो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी आप स्विट्जरलैंड में देखते हो। देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि वहां पर जितने भी लोग हैं वो मिलकर बैठकर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। ठीक है, ये छोटी कंट्रीज जहां पर पॉपुलेशन साइज रिलेटिवली कम है वहां पे पॉसिबल है करना, राइट। बट अगर आप इंडिया जैसी कंट्री जहां पर अराउंड 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, आप 130 करोड़ या 135 करोड़ लोगों को एक साथ एक जगह पर नहीं बिठा सकते ना। और मान लीजिए आपने बिठा भी लिया तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे दोज नो हु आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, क्यों टाइम पास करना, राइट। तो इसीलिए देयर इज अ रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी जहां पर ये लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, वो आगे इनके लिए लॉज बनाते हैं, राइट। द नेक्स्ट इज रिपब्लिक। अब देखिए दो वर्ड आते हैं, द फर्स्ट वर्ड इज मोनार्की एंड द सेकंड इज रिपब्लिक। मोनार्की में जो आपका हेड ऑफ द स्टेट है, ये हेड ऑफ द स्टेट कौन है, दैट इज योर मोनार्क किंग। यहां पे जो आपका हेड ऑफ द स्टेट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट। मोनार्की में जो हेड ऑफ द स्टेट है इट्स हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का मतलब किंग के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, राइट। रिपब्लिक में जो हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, या तो वो डायरेक्टली इलेक्टेड होगा, डायरेक्टली इलेक्टेड जैसे कि आपका यूएसए में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, राइट, या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा जैसे इंडिया में होते हैं। ठीक है, तो जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो यहाँ पर हमने देखा कि देयर इज अ वर्ड रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो डायरेक्टली इलेक्टेड भी हो सकता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी हो सकता है। इंडिया में इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, यूएसए में डायरेक्टली इलेक्टेड है, राइट। देखिए नेक्स्ट जो टर्म पढ़ते हैं दैट इज जस्टिस। अब अगर आप जस्टिस की बात करो तो जस्टिस यहाँ पर इंडिया तीन तरीके की जस्टिस प्रोवाइड करता है आपको, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, विच वी गॉट द आइडिया फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन। द नेक्स्ट कीवर्ड जो हमें यहाँ पे देखना है दैट इज लिबर्टी। अब देखिए लिबर्टी का मतलब होता है ओन डिसीजन मेकिंग पावर, ओन डिसीजन मेकिंग पावर या फिर एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। कोई भी गवर्नमेंट आपको ये नहीं बताएगी कि आपको क्या पहनना है, क्या सोचना है, क्या खाना है, किसकी वर्शिप करनी है। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, ये इंडिविजुअल राइट्स है। तो यहाँ पर हर एक पर्सन के पास राइट है, राइट लिबर्टी है थॉट की, वो जो चाहे वो सोच सकता है। अब अगर सोचेगा तो उसे एक्सप्रेस भी करेगा, तो देयर इज अ लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। अगर वो चीजों को एक्सप्रेस करता है तो बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है, वो जो चाहे वो बिलीव कर सकता है, जिसकी चाहे वो पूजा कर सकता है। तो दिस इज लिबर्टी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इक्वालिटी। अब देखिए इक्वालिटी, इवन दो द वर्ड मेंशन है वो इक्वालिटी है, बट दिस इक्वालिटी शुड बी रीड एज इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट उसको उतना प्रोवाइड करती है। अगर किसी को कम रिक्वायरमेंट है तो गवर्नमेंट कम प्रोवाइड करेगी, अगर किसी ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो गवर्नमेंट ज्यादा प्रोवाइड करेगी। आई गिव एन एग्जांपल। मान लीजिए यहाँ पे तीन भाई हैं, राम, श्याम एंड घनश्याम। राम के 99% मार्क्स आते हैं, शाम के लेट सपोज 90% मार्क्स आते हैं, घनश्याम के 40% मार्क्स आते हैं। अगर मम्मा या पापा, अगर पेरेंट्स किसी एक बच्चे की ट्यूशन अफोर्ड कर सकते हैं तो हम में से मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे घनश्याम को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वीक है। अगर घनश्याम को ट्यूशन मिलता है या अगर घनश्याम को बादाम वाला दूध मिलता है, डज नॉट मीन
कि राम या श्याम के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। क्यों? बिकॉज इफ यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, तो बहुत सारे लोग वीक भी होते हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रांग भी होते हैं। तो वीक को स्ट्रांग के बराबर खड़ा करना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एडुकेट्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एडुकेट्स अपॉर्चुनिटी तभी प्रोवाइड हो सकती है जब आप इक्विटी की बात करो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप देखते हो कि कई बार जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए अलग से गवर्नमेंट मतलब कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दे रही है। इट सिंपली मीन्स कि वो जो एक नॉर्मल पर्सन है उसके साथ में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, ताकि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। देखिए द नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड जो यहाँ पर मेंशन है, दैट्स फ्रेटर्निटी। देखिए फ्रेटर्निटी का लिटरल मीनिंग होता है ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का मतलब क्या है? जैसे आप लोग जब स्कूल में प्रेयर करते हो, जहां पर बोलते हो ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, वो अल्टीमेटली क्या शो कर रहा है कि इस इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके साथ हम किसी ना किसी एक रिलेशन में बंधे हुए हैं, और वो रिलेशन क्या है? बीइंग एन इंडियन, राइट? और ये ब्रदरहुड की जो सेंस है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आपको इंडिया की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है। आप इंडिया की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी तभी मेंटेन कर सकते हो जब आप यूनाइट हो, आप सेल्फ में यूनाइट हो, आप दूसरे पर्सन को आप एक रिलेशन में बंधे हो, आप ब्रदरहुड या सिस्टरहुड की बात कर रहे हो, राइट? तो फ्रेटर्निटी। अब देखिए प्रियम्बल जो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड्स विद कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब पास हुआ था या कॉन्स्टिट्यूशन कब इनेक्ट हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, और ये बात भी हमें प्रियम्बल ही बताता है। इवन दो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनेक्ट 26 नवंबर 1949 में हुआ था, बस इसे इंप्लीमेंट कब किया था हमने? 26 जनवरी 1950। क्यों? बिकॉज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1929 के अंदर एक लाहौर सेशन हुआ था, जहां पर हमने डिसाइड किया था कि 26 जनवरी 1930 से हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, राइट? क्योंकि हमें इस डे की इंपॉर्टेंस को मेंटेन करके रखना था, इसीलिए 26 जनवरी 1950 से हमने इसे इंप्लीमेंट किया, और इसी दिन से हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। आई होप आपको प्रियम्बल समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।